इंडियन नेशनल यूनियन 1885 का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके सुझाव पर रखा गया? आप ये जानते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसका पहले नाम क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन। जो आज इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका नाम पहले था इंडियन नेशनल यूनियन। तो इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके सुझाव पर रखा गया था, किसके सुशासन पर रखा गया था? तो इंडियन नेशनल यूनियन का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस दादा भाई नेहरूजी के सुझाव पर रखा गया था। किसके सुझाव पर? दादा भाई नेहरूजी, जिन्हें आप ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। भारत के वयोवृद्ध नेता भी कहते हैं दादा भाई नेहरूजी को, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं दादा भाई नेहरूजी की। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। इन 28 दिसंबर 1885 गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, फर्स्ट चेयरमैन थे, WC बनर्जी, व्योमेश चंद बनर्जी थे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। और कांग्रेस नाम जो रखा गया था वो इंडियन नेशनल यूनियन जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया वो दादा भाई नेहरूजी की सलाह पर, एडवाइस पर। अगला क्वेश्चन, भारत में लवणी मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पर है? तो लवणी जो साल्ट वाली मृदा है उसका सर्वाधिक एरिया गुजरात में है, सर्वाधिक क्षेत्रफल गुजरात में है। जबकि क्षारीय मृदा का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वो कहां पर है? यूपी में है। ये चुनिंदा क्वेश्चंस आपके लिए बहुत मेहनत से बनते हैं, इनको अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके काम के हैं, आप इनको रट डालिए और यूट्यूब से अनुपम सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके ही काम का आएगा और आप देखिए कि एग्जाम कितनी आसानी से निकलता है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 में भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच इज द मोस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बनाइज, सर्वाधिक अर्बनाइजेशन का परसेंटेज किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा जो शहरीकरण है वो गोवा में है, 62.2%। नंबर 1 पर गोवा है, नंबर 2 पर मिजोरम है। सबसे ज्यादा जो नगरीकरण है वो गोवा का है 62.2%, फिर मिजोरम 52.1%। और सर्वाधिक जो शहरी आबादी है वो किसकी है? महाराष्ट्र की है, जबकि सर्वाधिक शहरी परसेंट गोवा का है। आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि सबसे कम शहरी प्रतिशत वाला राज्य कौन सा, मिनिमम परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन किस स्टेट का है। अगला है, लाइफ डिवाइन और अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंदो घोष हैं, जबकि अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंदो घोष और अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। अगला है, इंडियन एसोसिएशन का गठन कब हुआ? तो इंडियन एसोसिएशन का गठन 1876 में, 1876 में इंडियन एसोसिएशन का गठन हुआ। कब? 1876 में। और इसके जो फाउंडर थे, संस्थापक थे सूर्यनाथ बनर्जी, आनंद मोहन घोष, सूर्यनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। अगला है, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल जो मिलकर बनता है तांबा प्लस जस्ता, कॉपर प्लस जिंक। जो पीतल होता है वो कॉपर प्लस जिंक, तांबा प्लस जस्ता से मिलकर बनता है। जबकि कांसा जो ब्रॉन्ज होता है, कांसा आपका कॉपर प्लस टिन, कांसा जो होता है तांबा प्लस टिन से मिलकर बनता है। याद रखेंगे, दोनों बहुत कंफ्यूजिंग होती है। फिर सुन लीजिए, पीतल जो होता है तांबा और जस्ता मिलाकर, कांसा होता है तांबा और टिन मिलाकर। अगला है, अंगोरा ऊन प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है अंगोरा ऊन? तो जो अंगोरा नाम की ऊन मिलती है वो एक प्रजाति होती है सशक या खरगोश। तो अंगोरा ऊन जो होती है खरगोश या सशक से मिलती है। किससे मिलती है? खरगोश या सशक से मिलती है। जबकि अंगोरा बकरे से मोहेयर ऊन प्राप्त होती है। रट लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। अंगोरा ऊन खरगोश से मिलती है, जबकि अंगोरा नामक बकरे से मोहेयर ऊन प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट किस बात का सूचक होता है? कि बैरोमीटर का पारा जो है वो अचानक डाउन चला जाए तो इस बात का सूचक होता है कि तूफान आने की संभावना होती है। यानी कि बैरोमीटर में पारे के तल का अचानक गिरना तूफान आने का या तूफानी मौसम का संकेत देता है। और बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। और बैरोमीटर में अगर पारे का तल अचानक डाउन हो जाए तो इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं तूफान आने वाला। जिस तरह अभी आपके मन में तूफान आ रहा है, ये हम कैसे निकालें पीछे से, आप निकाल लेंगे। आप लगातार जुटे रहिए इस सीरीज में, आप बड़ी आसानी से निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या कहते हैं? एक परजीवी पर दूसरे परजीवी को आश्रित रहने को क्या कहते हैं? तो उपरजीविता। क्या कहते हैं? उपरजीविता। इसमें जो दूसरा परजीवी होता है वो पहले परजीवी से भोजन प्राप्त करता है, इसे उपरजीविता कहते हैं। कॉलुसस नामक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को विकसित किसने किया था? कॉलुसस नामक प्रथम
जो पहले तो क्वेश्चन 2 बन गए कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? कालोसस है। कौन सा है? कालोसस। इसे किस देश ने विकसित किया? इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने। और ब्रिटेन के किस वैज्ञानिक विकसित किया? डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने। डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने कालोसस नामक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को विकसित किया था। डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग, जो कि ब्रिटेन के थे, इंग्लैंड के थे। गलत नहीं करना। और यूट्यूब से अनुपम सर को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना। अगला है लोकायतन और चिदंबरा के लेखक कौन है? प्रगति के सुकुमार कप छायावादी के प्रणेता सुमित्रानंदन पंत की दोनों प्रसिद्ध पुस्तक हैं लोकायतन और चिदंबरा। छायावाद के 4 स्तंभ आप सब जानते हैं, पंत, प्रसाद, वर्मा, निराला। पंत में सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और चिदंबरा के लिए 1968 में सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आप जानते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में भारत में जो सबसे बड़ा प्राइज होता है वो ज्ञानपीठ प्राइज होता है। और हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले कवि सुमित्रानंदन पंत थे, जिनको 1968 में दिया गया था। और जबकि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जो मिला था वो जी शंकर कुरुप को मिला था मलयालम भाषा के लिए। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरुप को मिला था मलयालम में। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि कामायनी किस महान कवि की रचना है। कामायनी किस महान कवि की रचना है, आपको बताना है। छायावाद के मूर्धन्य कवियों में से उनका नाम है। अगला है एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना कब हुई थी? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। तो एडीबी की स्थापना कब हुई? फाउंडेशन कब है? 1966 का। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। कहाँ पर? मनीला, फिलीपींस। तो एडीबी की स्थापना 1966 में फिलीपींस की कैपिटल मनीला में की गई। अगला है बुक्सा व इंटाकी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जो बुक्सा नेशनल पार्क है वो आप सब जानते हैं, ये पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है। जबकि जो इंटाकी नेशनल पार्क है वो नागालैंड में है। बुक्सा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है, इंटाकी नेशनल पार्क नागालैंड में है। और भारत और पूरे एशिया का जो सबसे पहला नेशनल पार्क है 1936 में बनाया गया था। हेली नेशनल पार्क 1957 का नाम बदल के रखा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी कि भारत सहित पूरे एशिया का जो सबसे पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। आपको बताना है कि सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर किस नेशनल पार्क से शुरू किया गया था। कमेंट्स बॉक्स में आपको उत्तर देना है। अगला है सुल्तानपुर पक्षी विहार और घाना पक्षी विहार। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी और घाना बर्ड सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? तो सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम में। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम में। और घाना पक्षी विहार केवलादेव घाना पक्षी विहार इसको बोलते हैं, तो केवलादेव घाना पक्षी विहार राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। केवलादेव घाना पक्षी विहार, यहाँ पर साइबेरियन क्रेन आते हैं, वर्ल्ड यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी ये राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? आप जानते हैं सिनेमा में जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलता है। और 1969 में देविका रानी रोडिक को दिया गया था। जो पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार था 1969 में देविका रानी रोडिक को दिया गया था। और इसकी निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप अनुपम सर जीएस ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। लगातार जुड़े रहिए, परिश्रम करते रहिए, परिश्रम का फल सदैव मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय